मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेद माता गायत्री शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अपन पृष्ठीय रसायन सरफेस केमिस्ट्री का जो चैप्टर है उसकी दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में अपने अधिशोषण के बारे में चर्चा की थी। अधिशोषण और अवशोषण में अंतर भी देख लिया था। आज जो अपना टॉपिक है वो है अधिशोषण उष्मा। तो देखो, अधिशोषण की परिभाषा सारी बता दी थी उस दिन, अधिशोषण की प्रक्रिया भी बता दी थी। अधिशोषण का मतलब होता है कि किसी ठोस या द्रव सतह पर दूसरे पदार्थ का आकर के जमना अधिशोषण कहलाता है। अधिशोषण उष्मा। अधिशोषण उष्मा किसी ठोस सतह पर, परिभाषा होगी इसकी, किसी ठोस सतह पर 1 मोल गैस के मुक्त, यानी किसी ठोस सतह पर 1 मोल गैस के अधिशोषण से मुक्त उष्मा, 1 मोल गैस के अधिशोषण से मुक्त उष्मा अधिशोषण उष्मा कहलाती है। कहने का मतलब, कोई भी ठोस सतह है, जैसे ये सतह है, इस सतह पर 1 मोल गैस क्या हो जाए, अधिशोषित हो जाए, यानी 1 मोल गैस अधिशोषित हो जाए, जिसके फलस्वरूप जो उष्मा निकलती है, यानी अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। तो अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। अधिशोषण क्या है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया। अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा का क्या होगा? उत्सर्जन। ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। तो ऊष्मा मुक्त उष्मा, यानी 1 मोल गैस जब अधिशोषित होती है तो जो उष्मा मुक्त होती है उसे ही कहा जाता है अधिशोषण उष्मा। यानी किसी ठोस सतह पर 1 मोल गैस के अधिशोषण से जो उष्मा मुक्त होती है या रिलीज होती है, उस उष्मा को कहा जाता है अधिशोषण उष्मा। अधिशोषण क्या है? एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। अब ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, डेल्टा एच का मान क्या होगा? नेगेटिव होगा। डेल्टा एस यानी एंट्रोपी परिवर्तन, डेल्टा एस है एंट्रोपी परिवर्तन। अब एंट्रोपी की परिभाषा आपको पहले 11वीं क्लास में पढ़ा दी गई थी। किसी सिस्टम में उत्पन्न अव्यवस्था की माप को क्या कहा जाता है? एंट्रोपी। तो इसका मान भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण, ये समीकरण है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। टी डेल्टा एस, डेल्टा जी गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन है, डेल्टा एच उष्मा में परिवर्तन है, और टी परमताप है, डेल्टा एस एंट्रोपी परिवर्तन है। यदि डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, डेल्टा एच का मान टी डेल्टा एस से क्या हो? ज़्यादा, और डेल्टा एस क्या हो? नेगेटिव। तो डेल्टा एच का मान ज़्यादा है, ये डेल्टा एस क्या है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और प्राप्त हमें क्या होगा? डेल्टा जी का मान नेगेटिव प्राप्त होगा। ठीक है ना? डेल्टा जी का मान नेगेटिव प्राप्त होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रक्रम क्या है? स्वतः परिवर्तित प्रक्रम है। ठीक है ना? अधिशोषण एक प्रकार का स्वतः परिवर्तित प्रक्रम है। तो अधिशोषण उष्मा के बारे में देख लिया है। देखो, परिभाषा है इसकी, किसी ठोस सतह पर 1 मोल गैस के अधिशोषण से जो उष्मा मुक्त होती है, उस उष्मा को कहा जाता है अधिशोषण उष्मा। अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। डेल्टा एच का मान जिसके लिए नेगेटिव होता है, डेल्टा एच एंट्रोपी परिवर्तन का मान भी नेगेटिव होता है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज जो समीकरण है उसके अनुसार उसका समीकरण है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच यदि टी डेल्टा एच से ज़्यादा है तो डेल्टा जी का मान क्या होगा? नेगेटिव। अर्थात ये पूरा प्रक्रम क्या है? स्वतः परिवर्तित प्रक्रम है। तो आप लिखेंगे, टॉपिक डालेंगे अधिशोषण उष्मा। अधिशोषण उष्मा
और अधिशोषण ऊष्मा में लिखेंगे किसी ठोस सतह पर एक मोल गैस के अधिशोषण से मुक्त ऊष्मा अधिशोषण ऊष्मा कहलाती है। किसी ठोस सतह पर एक मोल गैस के अधिशोषण से मुक्त ऊष्मा अधिशोषण ऊष्मा कहलाती है। नीचे की लाइन में लिखेंगे अधिशोषण सदैव ऊष्मा से भी परक्रम होता है। अधिशोषण सदैव ऊष्मा छेपी परक्रम होता है। अधिशोषण सदैव ऊष्मा छेपी परक्रम होता है। अतः डेल्टा H का मान ऋणात्मक होता है। डेल्टा H का मान ऋणात्मक होता है। नीचे की लाइन में लिखेंगे डेल्टा S कोष्टक में लिख लेना एंट्रोपी परिवर्तन। डेल्टा S कोष्टक में एंट्रोपी परिवर्तन। का मान भी ऋणात्मक होता है। अतः गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण से डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। नीचे की लाइन में यदि डेल्टा H ग्रेटर देन टी डेल्टा S हो तो नीचे की लाइन में लिखना डेल्टा G बराबर ऋणात्मक चिन्ह नेगेटिव। डेल्टा G बराबर ऋणात्मक। नीचे लिखना अब अतः अधिशोषण एक स्वतः परिवर्तित प्रक्रम है। अधिशोषण एक स्वतः परिवर्तित प्रक्रम है। तो ये थी अधिशोषण ऊष्मा। अब अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। नंबर 1 भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण को वान-डेर वाल अधिशोषण भी कहा जाता है। वान-डेर वाल अधिशोषण। और दूसरा है रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण को रसोशोषण भी कहा जाता है। रसोशोषण अधिशोषण या फिर लेगम्यूर अधिशोषण भी कहा जाता है। लेगम्यूर अधिशोषण। तो देखो
भौतिक अधिशोषण या वान डेर वाल अधिशोषण। वान डेर वाल तो इसलिए कहते हैं कि इसमें अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य, यानी ऐसा अधिशोषण जिसमें अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य दुर्बल वान डेर वाल बल पाए जाते हैं। अधिशोष्य और अधिशोषक, ये चीज़ें, ये दोनों टॉपिक पिछली क्लास में क्लियर किए थे। अधिशोषक का मतलब जिस पृष्ठ पर अधिशोषण की घटना होती है, यानी जिस पृष्ठ पर अधिशोषण की घटना होती है, जैसे यही कोई पृष्ठ है, इस पर अधिशोषण की घटना हो रही है, अर्थात दूसरा पदार्थ आकर के यहाँ जम रहा है, तो ये अधिशोषक का काम करेगा। और आने वाला जो पदार्थ होता है, अर्थात जमने वाला जो पदार्थ अधिशोषित होता है वो कहलाता है अधिशोष्य, और जिस पृष्ठ पर अधिशोषण की घटना घटित होती है वो कहलाता है अधिशोषक। अर्थात दोनों के बीच में जैसे सतह है पैलेडियम और इस पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस आकर के जम रही है, तो पैलेडियम तो क्या हो गया, अधिशोषक, पैलेडियम तो हो गया अधिशोषक, और ये हाइड्रोजन हो गया अधिशोष्य। अब इन दोनों के बीच में, यानी हाइड्रोजन और पैलेडियम के बीच में ये जो बंध यहाँ हाइड्रोजन आकर के इसकी सतह पर जुड़ेगा, वो बंध कैसा हो, दुर्बल वान डेर वाल बल हो, दुर्बल वान डेर वाल बल, ठीक है ना, अर्थात दुर्बलता से जुड़ा हुआ हो, वो अधिशोषण कहलाता है भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि पैलेडियम की सतह पर हाइड्रोजन का अधिशोषण किस ताप, निम्न ताप पर पैलेडियम की सतह पर हाइड्रोजन गैस का जो अधिशोषण हो जाता है, उस घटना को कहते हैं भौतिक अधिशोषण। ठीक है, ये तो है भौतिक अधिशोषण। अब आता है रासायनिक अधिशोषण, रसोशोषण या लैग्म्यूर अधिशोषण। तो देखो, रासायनिक अधिशोषण नाम से ही पता है कि अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य रासायनिक बंध, सहसंयोजक बंध भी हो सकता है, सहसंयोजक बंध, आयनिक बंध भी हो सकता है। तो उस घटना को, यानी कि ये इस प्रकार का जो बंध पाया जाता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं रासायनिक अधिशोषण। ठीक है ना, रासायनिक अधिशोषण। ये लैग्म्यूर ने इसके बारे में बताया था, इसलिए उसके सम्मान में इसे लैग्म्यूर अधिशोषण भी कहते हैं। अर्थात बंध कौन सा पाया जाएगा इसमें, रासायनिक बंध, इसमें बंध पाया जाएगा दुर्बल वान डेर वाल बल। तो एग्जाम्पल, पैलेडियम की सतह पर उच्च ताप पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण। ध्यान रखना, जहाँ ताप उच्च आएगा रासायनिक अधिशोषण हो जाएगा। पैलेडियम की सतह पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण उच्च ताप पर यदि होता है तो रासायनिक अधिशोषण का उदाहरण है, और निम्न ताप पर यदि अवशोषण होता है तो ये भौतिक अधिशोषण का एग्जाम्पल है। तो इन दोनों की परिभाषाएं लिख लें, बाद में इनके बीच में अंतर देखेंगे। तो लिख लें, आप टॉपिक डालें अधिशोषण के प्रकार, 2 टाइप्स, और नीचे लिखेंगे नंबर 1 भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण, इसमें लिखेंगे वह अधिशोषण जिसमें अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य, वह अधिशोषण जिसमें अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य दुर्बल वान डेर वाल बल पाए जाते हैं। अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य दुर्बल वान डेर वाल बल पाए जाते हैं। दुर्बल वान डेर वाल बल पाए जाते हैं। भौतिक अधिशोषण कहलाता है। भौतिक अधिशोषण कहलाता है
एग्जाम्पल लिखेंगे, पैलेडियम की सतह पर निम्न ताप पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण, निम्न ताप पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण दूसरा लिखेंगे रासायनिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण, और इसमें रासायनिक अधिशोषण या रसोशोषण या लेग्म्यूर अधिशोषण तीनों नाम लिख लेंगे। और नीचे लिखेंगे, ऊपर वाले में वान डेर वाल अधिशोषण कर लेना, दूसरा नाम है ना। नीचे लिखेंगे अब वह अधिशोषण जिसमें अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य रासायनिक बंध या सहसंयोजक, कोष्टक में लिख लो दोनों है ना, सहसंयोजक और या फिर आयनिक, कोष्टक लगा करके लिख लेना। रासायनिक बंध में सहसंयोजक हो सकता है या फिर आयनिक हो सकता है, बंध पाए जाते हैं। कोष्टक में सहसंयोजक या आयनिक बंध, कोष्टक को बंद कर देना, पाए जाते हैं, रासायनिक अधिशोषण कहलाता है, रासायनिक अधिशोषण कहलाता है। एग्जाम्पल लिखेंगे, पैलेडियम की सतह पर उच्च ताप पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण, उच्च ताप पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण अब दोनों में अंतर देखेंगे, और अंतर का प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है भाई, एक या दो अंतर पूछे जाते हैं। भौतिक अधिशोषण और ये दूसरा है रासायनिक अधिशोषण। तो देखो, भौतिक अधिशोषण में पहला जो अपना अंतर है वो इनकी परिभाषाओं से आ जाएगा। अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य, आपको ये चीज़ ध्यान क्लियर होनी चाहिए। जब अधिशोषक और अधिशोष्य का मतलब पता पड़ गया तो अधिशोषण की घटना सब पूरा पता पड़ जाता है। तो अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य दुर्बल वान डेर वाल बल पाए जाते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा में ये था, जबकि इसकी परिभाषा में क्या था, रासायनिक बंध की जगह सहसंयोजक भी हो सकता है या फिर आयनिक भी हो सकता है, पाए जाते हैं। तो एक अंतर तो ये हो जाएगा परिभाषा से कि भाई भौतिक अधिशोषण में अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य
दुर्बल वान डेर वाल बल पाए जाते हैं। देखो, और केमिस्ट्री के अंदर प्रत्येक लाइन में से प्रश्न बनता है। प्रश्न इतना ही पूछ ले भाई, अधिशोषक के अंदर अधिशोष्य व अधिशोषक के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, तो दुर्बल वान डेर वाल बल। और रासायनिक अधिशोषण में रासायनिक बंध या सहसंयोजक या आयनिक बंध पाया जाता है। नंबर 2, इस ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण क्या होता है, घटता है। ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण क्या होता है, घटता है, या भौतिक अधिशोषण की दर घटती है। जबकि इसका ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पर रासायनिक अधिशोषण की दर बढ़ती है। रासायनिक अधिशोषण की दर क्या होती है, बढ़ती है। 3 नंबर, भौतिक अधिशोषण एक प्रकार का जैसे भौतिक प्रक्रम होता है, भौतिक प्रक्रम उत्क्रमणीय होता है, तो ये अधिशोषण भी क्या होगा, एक प्रकार का उत्क्रमणीय प्रक्रम है। उत्क्रमणीय प्रक्रम, उत्क्रमणीय का मतलब अधिशोषण हो जाता है, अधिशोषण होने के बाद में भी उसे प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात दोनों दिशाओं में चलता है। उत्क्रमणीय होता है जब दोनों दिशाओं में चलता है। कोई पदार्थ किसी पदार्थ की सतह पर अधिशोषित हो जाता है, उस पदार्थ को हटा लिया जाता है, तो हटाने के बाद में पूरी तरह से वो पहले वाला पदार्थ बन जाता है, तो वो घटना होती है उत्क्रमणीय। अर्थात ये उत्क्रमणीय होता है और ये अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। तो भौतिक अधिशोषण क्या है, उत्क्रमणीय प्रक्रम है, जबकि रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय। भौतिक परिवर्तन जिस प्रकार उत्क्रमणीय होता है उसी प्रकार भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय है। रासायनिक परिवर्तन जिस प्रकार अनुत्क्रमणीय, अर्थात एक दिशा से एक ही दिशा में चलता है, ठीक है ना वो। तो रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप नया पदार्थ बन जाता है, नए पदार्थ से पुराना पदार्थ पुनः नहीं बनाया जा सकता है, उस घटना को कहते हैं अनुत्क्रमणीय। नंबर 4, भौतिक अधिशोषण के लिए जो अधिशोषण ऊष्मा होती है, अधिशोषण ऊष्मा की कम आवश्यकता होती है, 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल। 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जबकि यहाँ इसके लिए 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल इतनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अर्थात रासायनिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण ऊष्मा की मात्रा ज़्यादा चाहिए, जबकि भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण ऊष्मा की मात्रा कम होती है। तो अधिशोषण ऊष्मा की एग्जिट ये मान भी पूछे जा सकते हैं, भाई रासायनिक अधिशोषण की अधिशोषण ऊष्मा कितनी होती है, भौतिक अधिशोषण की कितनी होती है, तो आप बता देंगे भाई भौतिक के लिए तो 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होता है, जबकि रासायनिक के लिए 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल होता है। 5वें नंबर पे इसके लिए सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता। सक्रियण ऊर्जा को E से निरूपित करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है भौतिक अधिशोषण के लिए, जबकि इसके लिए सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, E की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। इसमें विशिष्टता का गुण नहीं पाया जाता है, विशिष्टता का गुण नहीं पाया जाता है, जबकि इसमें पाया जाता है ये गुण। और ये बहुआण्विक परतों के रूप में होता है, बहुआण्विक परतों के रूप में। कहने का मतलब एक ठोस सतह है और उसके ऊपर कोई पदार्थ आकर के जमता रहता है, इस प्रकार ये परतों के रूप में घटना घटित होती है, जबकि ये एकल आणविक परत के रूप में रहता है, एकल आणविक परत के रूप में पाया जाता है। तो इनमें अंतर यह है, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी पदार्थ अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो आप दोनों में सारणी बना लेंगे अपनी नोटबुक में।
सारणी बना लें और एक तरफ लिख लेंगे भौतिक अधिशोषण, दूसरी तरफ लिख लेंगे रासायनिक अधिशोषण। एक तरफ भौतिक अधिशोषण, दूसरी तरफ रासायनिक अधिशोषण। और भौतिक अधिशोषण में नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे, इसमें अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य, इसमें अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य दुर्बल वांडरवाल बल पाए जाते हैं। अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य दुर्बल वांडरवाल बल पाए जाते हैं। दुर्बल वांडरवाल बल पाए जाते हैं। जबकि रासायनिक अधिशोषण में लिखेंगे, इसमें अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य रासायनिक बंध पाए जाते हैं। रासायनिक बंध पाया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे भौतिक अधिशोषण में, ताप बढ़ाने पर इसकी दर घटती है। ताप बढ़ाने पर इसकी दर घटती है। और उधर लिखेंगे फिर रासायनिक अधिशोषण में, ताप बढ़ाने पर इसकी दर बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर इसकी दर बढ़ती है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, यह परक्रम उत्क्रमणीय होता है। यह परक्रम उत्क्रमणीय होता है। परक्रम उत्क्रमणीय होता है। और उसमें लिखेंगे रासायनिक अधिशोषण में, यह परक्रम अनुत्क्रमणीय होता है। यह परक्रम अनुत्क्रमणीय होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे भौतिक अधिशोषण में, इसके लिए अधिशोषण ऊष्मा, इसके लिए अधिशोषण ऊष्मा का मान 20 से 40, अधिशोषण ऊष्मा का मान 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल, 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होता है। 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होता है। और उसके रासायनिक अधिशोषण में लिखना, इसके लिए अधिशोषण ऊष्मा का मान, इसके लिए अधिशोषण ऊष्मा का मान 80 से 240, 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे नीचे, इसमें इसके लिए सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। आगे लिखेंगे, इसके लिए, इसमें रासायनिक अधिशोषण में लिखना, इसके लिए सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
इसके लिए सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नीचे लिखेंगे अब अगला पॉइंट इस भौतिक अधिशोषण में, इसमें विशिष्टता का गुण नहीं पाया जाता है। विशिष्टता का गुण नहीं पाया जाता है। जबकि इसमें लिखना, इसमें विशिष्टता का गुण पाया जाता है। इसमें विशिष्टता का गुण पाया जाता है। ठीक है, नीचे लिखेंगे अब भौतिक अधिशोषण में, यह बहु आणविक परतों के रूप में, यह बहु आणविक परतों के रूप में पाया जाता है। बहु आणविक परतों के रूप में पाया जाता है। और इसमें लिखेंगे, यह एकल आणविक परतों के रूप में, एकल आणविक परतों के रूप में पाया जाता है। और इसमें लिखेंगे, यह एकल आणविक परतों के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार दोनों में अंतर देख लिया है। प्रश्न कैसा भी आए, उत्तर लिखना है आपको अच्छे तरीके से। आप इनका रिवीजन बार बार करते रहेंगे तो सभी चीज़ें आसान होंगी। अब नोट डाल के लिखेंगे नीचे आप एक पॉइंट, अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर, अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर भौतिक तथा रासायनिक, भौतिक तथा रासायनिक अधिशोषण दोनों की दर बढ़ती है। यानी भौतिक अधिशोषण भी बढ़ेगा, रासायनिक अधिशोषण, दोनों की दर बढ़ती है। अब है अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। अधिशोषक को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारकों में पहला है गैस या अधिशोष्य की प्रकृति, अधिशोष्य की प्रकृति, गैस या अधिशोष्य की प्रकृति। यानी वे गैसें जो गैस की प्रकृति, अब एक तो आसानी से द्रवित होने वाली गैस है और एक कठिनाई से द्रवित होने वाली गैस है। यानी वे गैसें जो आसानी से द्रवित होती हैं, उन गैसों का क्या होगा, अधिशोषण भी अधिक होगा। अधिशोषण क्या होगा, अधिक होगा। उन गैसों का अधिशोषण अधिक होता है क्योंकि उनका क्रांतिक ताप ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनका क्रांतिक ताप ज़्यादा होता है। क्रांतिक ताप ज़्यादा या अधिक होता है, जिसके कारण इनका अधिशोषण अधिक होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर SO2, HCl, NH3
ठीक है ना, CO2 ये होती हैं। इन गैसों का आसानी से द्रवित हो जाती हैं ये गैसें, इसलिए इनका अधिशोषण अधिक होता है। और अधिशोषण अधिक होने की घटना क्रांतिक ताप पर निर्भर करती है कि क्रांतिक ताप ज़्यादा होता है इनका, ठीक है ना। और वे गैसें जो आसानी से द्रवित नहीं होती हैं, वे गैसें जो आसानी से द्रवित नहीं होती हैं, उनका अधिशोषण कम होता है, अर्थात उनका क्रांतिक ताप भी क्या होता है, कम होता है, उनका अधिशोषण कम होता है। अब अधिशोषण कोई एक सक्रिय चारकोल, जैसे एक पदार्थ ले लिया अपन, एक सक्रिय चारकोल, तो एक सक्रिय चारकोल की निश्चित मात्रा ले ली अपन, जैसे 1 ग्राम सक्रिय चारकोल। ये जो गैसें होती हैं, ये गैसें होती हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं तो H2, N2, O2, F2, इस प्रकार की जो गैसें होती हैं अध्रुवीय प्रकृति की होती हैं। ये कहने का मतलब, ये ध्रुवीय प्रकृति की होती हैं और ये अध्रुवीय प्रकृति की होती हैं। 1 ग्राम सक्रिय चारकोल पर विभिन्न गैसों के अधिशोषण का क्रम। तो देखो 1 ग्राम सक्रिय चारकोल पर सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी अधिशोषित होने वाली गैस होती है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ग्रेटर देन SO2 NH3 अमोनिया HCl CO2 CH4, ठीक है ना। तो देखो इन गैसों का क्रम सबसे ज़्यादा अधिशोषित होगी SO2, उसके बाद में NH3, फिर HCl, CO2, CH4, CO, O2, N2, H2, इस प्रकार ये गैसें क्या होती हैं, अधिशोषित होती हैं। तो ये क्रम पूछा जा सकता है, ध्यान रखना भाई। गैसों का क्रम दे सकता है भाई, इनमें से कुछ गैसें दे सकता है, 2, 4, 5 गैसें जितने भी दे सकता है, और पूछ सकता है कि भाई इनके अधिशोषण का क्रम बताइए। 1 ग्राम सक्रिय चारकोल पर इन गैसों के अधिशोषण का घटता हुआ क्रम या बढ़ता हुआ क्रम। तो ये क्रम दिया गया है, ये घटता हुआ क्रम है, और इसको उल्टा कर देंगे तो ये बढ़ता हुआ क्रम आ जाएगा। तो गैस की अधिशोषण या अधिशोष्य की प्रकृति। अब अपने पास में एक टॉपिक आ गया बीच में कि भाई क्रांतिक ताप, परिभाषा तो इसकी भी आनी चाहिए। क्रांतिक ताप कहते किसे हैं? तो क्रांतिक ताप की परिभाषा अलग अलग स्थानों पर अलग अलग परिभाषा होती है, ठीक है ना। तो क्रांतिक ताप जहाँ यूज आता है जिसके अकॉर्डिंग इसकी परिभाषा बन जाती है, अर्थात वह न्यूनतम ताप जिससे अधिक ताप पर गैसों को द्रवित नहीं किया जा सकता है, वह न्यूनतम ताप जिससे अधिक ताप पर गैसों का द्रवीकरण संभव नहीं है, चाहे जितना भी दाब लगा दिया जाए। तो देखो ताप को कम कर दिया जाता है, दाब को बढ़ा दिया जाता है, तो गैसों का द्रवीकरण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो देखो ताप क्या होता है, वह न्यूनतम ताप की न्यूनतम मात्रा जिससे अधिक ताप पर, यानी कि जिससे अधिक ताप पर गैसों का द्रवीकरण नहीं किया जा सकता है, और दाब कितना ही लगा दिया जाए, यानी ताप कितना है, न्यूनतम ताप जिससे अधिक ताप पर गैसों का द्रवीकरण संभव नहीं है, चाहे दाब कितना ही लगा दिया जाए, वो ताप कहलाता है क्रांतिक ताप, ठीक है। तो आप टॉपिक डाल लेंगे अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, और कारकों में नंबर 1 लिखेंगे गैस या अधिशोष्य की प्रकृति, गैस या अधिशोष्य की प्रकृति, और इसमें लिखेंगे गैस या अधिशोष्य की प्रकृति में वे गैसें जो आसानी से द्रवित हो जाती हैं
वे गैसें जो आसानी से द्रवित हो जाती हैं आसानी से द्रवित हो जाती हैं उनका अधिशोषण अधिक होता है, उनका अधिशोषण अधिक होता है, अधिशोषण अधिक होता है क्योंकि ताप क्रांतिक ताप अधिक होता है, क्योंकि उनका क्रांतिक ताप अधिक होता है, क्रांतिक ताप अधिक होता है। ठीक है ना। नीचे की लाइन में लिखेंगे इसमें एग्जाम्पल लिख लो SO2 HCl NH3 और CO2। अब प्रश्न कैसे भी आ सकता है, आसानी से द्रवित होने वाली गैसें कौन सी हैं, तो ये हैं। अधिशोषण अधिक होने वाली गैसें, तो ये हैं। क्रांतिक ताप कौन सी गैसों का अधिक होता है, तो इन गैसों का। प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जाए उत्तर यहीं से होगा। ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल लिख लिया SO2 HCl NH3 CO2। अब नीचे लाइन बदल करके लिखेंगे वे गैसें जो आसानी से द्रवित नहीं होती हैं, वे गैसें जो आसानी से द्रवित नहीं होती हैं उनका अधिशोषण कम होता है, उनका अधिशोषण कम होता है क्योंकि उनका क्रांतिक ताप कम होता है, उनका क्रांतिक ताप कम होता है। एग्जाम्पल ये रही गैसें H2N2O2F2, H2N2O2F2। ठीक है। नीचे लिखेंगे अब आप 1 ग्राम सक्रिय चारकोल 1 ग्राम सक्रिय चारकोल पर विभिन्न गैसों के अधिशोषण का क्रम निम्न प्रकार है। अधिशोषण का क्रम निम्न प्रकार है। ठीक है। अब ये उतार देंगे आप SO2 ग्रेटर देन NH3 से लेकर पूरा H2 तक। अब नीचे लिखेंगे आप नोट लगा के क्रांतिक ताप लिखेंगे। इसकी परिभाषा लिखेंगे। वह न्यूनतम ताप जिससे अधिक ताप पर गैसों का द्रवीकरण संभव नहीं है, जिससे अधिक ताप पर गैसों का द्रवीकरण संभव नहीं है। वह न्यूनतम ताप जिससे अधिक ताप पर गैसों का द्रवीकरण संभव नहीं है। चाहे कितना भी दाब लगा दिया जाए, क्रांतिक ताप कहलाता है।
तो ये था गैस या अधिशोष्य की प्रकृति, किस प्रकार प्रभावित करती है अधिशोषण को बता दिया ये आपको। अब दूसरा टॉपिक है इसका अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाएंगे यानी क्षेत्रफल बढ़ता है, क्षेत्रफल बढ़ने पर अधिशोषण भी बढ़ता है। अधिशोषण भी क्या होता है, बढ़ता है। क्षेत्रफल घटेगा, घटता है, तो अधिशोषण भी क्या होता है, घटता है। यानी कि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो अधिशोषण भी, जैसे पहले ये कोई सतह थी और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा करके अपन ने इतना कर दिया, तो एक तो इतनी सी सतह पर अधिशोषण की घटना घटित होगी और एक इस क्षेत्र पर, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया तो अधिशोषण की घटना भी बढ़ जाती है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल घटता है तो अधिशोषण भी घटता है। तो इसके लिए विभिन्न विभिन्न गैसों का जो अधिशोषण का क्रम होता है वो है, जैसे कोलाइडी पैलेडियम की अधिशोषण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। कोलाइडी पैलेडियम की अधिशोषण क्षमता सबसे ज़्यादा, इससे कम होती है प्लेटिनम की, इससे कम एयू गोल्ड, ठीक है ना, औरम और निकिल। तो ये इनकी अधिशोषण क्षमता का क्रम है। विभिन्न गैसों को अपनी सतह पर, ये क्या है, अधिशोषक हैं, इन पर सबसे ज़्यादा तीव्रता से अधिशोषण की घटना पैलेडियम पर होती है, फिर प्लेटिनम पर, फिर औरम पर, फिर निकल पर। तो इस दूसरा टॉपिक डालेंगे अब आप, अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये लिखेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने पर अधिशोषण अधिक होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने पर अधिशोषण अधिक होता है। अधिक होने पर अधिशोषण अधिक होता है तथा कम होने पर, अधिशोषण कम होता है, तथा कम होने पर अधिशोषण कम होता है। नीचे की लाइन में लिखेंगे, विभिन्न धातुओं की अधिशोषण क्षमता का घटता हुआ क्रम, विभिन्न धातुओं की अधिशोषण क्षमता का घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। तो ये उतारेंगे, विभिन्न धातुओं की अधिशोषण क्षमता का घटता हुआ क्रम। तो कोलाइडी पैलेडियम ग्रेटर देन प्लेटिनम ग्रेटर देन औरम ग्रेटर देन Ni। और अब है तीसरा जो पॉइंट है, दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव। तो देखो दाब का प्रभाव, इसके मध्य आरेख खींचा गया है, आरेख से समझेंगे इसको। ये आरेख है, इधर तो है अधिशोषण की मात्रा, इस अक्ष पर तो अधिशोषण की मात्रा, अधिशोषण की मात्रा को x/m से निरूपित करते हैं, ठीक है ना, इस अक्ष पर तो। और इस अक्ष पर है दाब, इस अक्ष पर क्या है, दाब, ठीक है। अब ये घटना स्थिर ताप पर होती है। ताप क्या होना चाहिए, स्थिर, T बराबर स्थिर।
ठीक है। तो जैसे ताप कम होता है तो दाब के समानुपाती होती है ये इसकी दर, इस प्रकार। ताप कम है, जैसे 195 केल्विन टेम्परेचर है, तो अधिशोषण की मात्रा उसके दाब के क्या होती है, समानुपाती। अर्थात दाब बढ़ेगा तो अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ती है, अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ती है। और ताप जैसे जैसे बढ़ेगा तो अधिशोषण की मात्रा क्या होगी, उस अनुपात में नहीं बढ़ती है जिस अनुपात में बढ़नी चाहिए, ठीक है ना। जैसे 195 केल्विन हो जाता है, ये 273 केल्विन, ठीक है ना, 244 केल्विन। तो जैसे जैसे ताप बढ़ता है तो अधिशोषण की मात्रा घटने लगती है, और ताप कम होता है तो अधिशोषण की मात्रा दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। ग्राफ से पता पड़ रहा है, देखो ताप कम है तो अधिशोषण की मात्रा दाब बढ़ाने पर तेज़ी से बढ़ती है, जबकि ताप कम हो जाता है, ताप ज़्यादा हो जाता है, ताप ज़्यादा हो रहा है ना, 195 से 244 हो गया तो अधिशोषण की मात्रा घट रही है दाब बढ़ाने पर, और ये 273 केल्विन हो जाता है तो और भी कम हो जाती है। जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा क्या होगी, घटती है। तो टॉपिक डालेंगे आप दाब का प्रभाव, और इसमें लिखेंगे आप स्थिर ताप पर दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा, स्थिर ताप पर दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। स्थिर ताप पर दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। निम्न ताप पर दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा, निम्न ताप पर दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा तेजी से बढ़ती है। निम्न ताप पर दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा तेजी से बढ़ती है, लेकिन उच्च ताप पर दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा या फिर यह क्रम लागू नहीं होता है, ऐसे लिख लो, उच्च ताप पर यह क्रम लागू नहीं होता है, उच्च ताप पर यह क्रम लागू नहीं होता है। और यह आरेख बना लें आप, आरेख बना दें। कई बार आरेख भी पूछ लिया जाता है, सेमेस्टर में प्रश्न बहुत सिंपल से आते हैं, बस उत्तर देने की कमी होती है। अब देखो ताप का प्रभाव। इस दाब के प्रभाव की व्याख्या आगे समतापी वक्र से भी देखेंगे, फ्रेंडलिक ने बताया था, वो आगे देखेंगे। तो देखो ताप के प्रभाव के लिए, ताप का प्रभाव पहले अब बताया है कि भाई ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण की दर क्या होती है, घटती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण की दर बढ़ती है। तो ये इधर तो क्या हो जाता है, टेम्परेचर
और इधर क्या है, अधिशोषण की मात्रा x/m। तो देखो जैसे जैसे ताप बढ़ेगा, अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण की मात्रा तो घटती है और रासायनिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। तो इस प्रकार घटती जाती है और ये इस प्रकार का हमें क्रू प्राप्त होता है। थोड़ा सा ये स्थिर दाब पर, स्थिर दाब, दाब क्या है, स्थिर है, ठीक है ना, P बराबर स्थिर है। तो ताप बढ़ाएंगे तो भौतिक अधिशोषण की मात्रा घटती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण की मात्रा कैसे बढ़ती है, देखो प्रारंभ में तो बढ़ती है लेकिन बाद में क्या होती है, रासायनिक अधिशोषण की मात्रा घटने लगती है। वही x/m इस दिशा में, और इस दिशा में क्या होगा, T। जैसे ही ताप बढ़ाते हैं तो रासायनिक अधिशोषण की मात्रा ऐसे बढ़ेगी एकदम से, और फिर बाद में क्या होगी, इस प्रकार घटेगी। तो कहने का मतलब प्रारंभ में तो बढ़ती है ताप बढ़ाते हैं तो, लेकिन बाद में घटती है, अर्थात विशोषण की दर बढ़ने लग जाती है। विशोषण का मतलब पिछली क्लास में बताया था मैंने, विशोषण अधिशोषण का उल्टा होता है विशोषण। विशोषण का मतलब होता है किसी अधिशोष्य पदार्थ को अधिशोषक से हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं विशोषण। यानी कि अधिशोष्य को अधिशोषक पर जोड़ने की प्रक्रिया तो अधिशोषण कहलाती है, जबकि अधिशोष्य को अधिशोषक पर से हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है विशोषण, ठीक है ना। तो विशोषण की दर बढ़ जाती है इसमें, और ये भी प्रक्रिया क्या होती है, स्थिर दाब पर ही होती है। तो आप पॉइंट डालेंगे ताप का प्रभाव और इसमें लिखेंगे अधिशोषण एक ऊष्मा शेपी प्रक्रम है, अधिशोषण एक ऊष्मा शेपी प्रक्रम है, अतः स्थिर दाब पर ताप बढ़ाने पर, स्थिर दाब पर ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा घटती है। स्थिर दाब पर ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा घटती है, अधिशोषण की मात्रा घटती है। नंबर नीचे एक पॉइंट डालेंगे, एक नंबर पॉइंट या ए नंबर डाल लो, ए, है ना। इसमें लिखो स्थिर दाब पर ताप बढ़ाने पर, स्थिर ताप पर दाब बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण की मात्रा घटती है, भौतिक अधिशोषण की मात्रा घटती है। अब आप ये आरेख बना लें भौतिक अधिशोषण वाला, ए नंबर वाला आरेख बना लें, भौतिक अधिशोषण की मात्रा घटती है। ए नंबर वाला आरेख बना लें। अब आगे लिखेंगे बी नंबर डाल के, स्थिर दाब पर ताप बढ़ाने पर, स्थिर दाब पर ताप बढ़ाने पर रासायनिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, रासायनिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, लेकिन उच्च ताप पर घटने लगती है, लेकिन उच्च ताप पर घटने लगती है। अर्थात विशोषण की दर बढ़ने लगती है, विशोषण की दर बढ़ने लगती है,
ठीक है, अब वो ग्राफ बना लें। अब लास्ट जो इसका अधिशोषण का जो अधिशोषक का सक्रियण है, इसका कारक प्रभावित करने वाला अधिशोषक का सक्रियण। अधिशोषक का सक्रियण का मतलब होता है कि अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता, अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता को अधिशोषक का क्या कहा जाता है? सक्रियण। यदि क्षमता अधिशोषण की ज़्यादा है तो अधिशोषक का सक्रियण ज़्यादा होगा, अधिशोषक की क्षमता कम है तो सक्रियण का मतलब अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता को बढ़ाना अधिशोषक का सक्रियण कहलाता है। अब ये बढ़ाया कैसे जा सकता है? ये बढ़ाया जा सकता है एक तो सतह को खुरदरा करके, सतह को खुरदरी करके, ठीक है। दूसरा बढ़ाया जा सकता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाकर। और तीसरी कंडीशन आती है सतह को खुरदरा करके पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाकर और पहले से अधिशोषित गैसों को हटाकर, पहले से अधिशोषित गैसों को हटाकर अर्थात विशोषण की प्रक्रिया अपनाकर। तो इस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। एक चिकनी सतह की अपेक्षा खुरदरी सतह पर अधिशोषण की घटना ज़्यादा होती है। पृष्ठीय क्षेत्र पर जितना बढ़ता है अधिशोषण उतना ही बढ़ता है। पहले से कोई अधिशोषित गैस है तो उसको हटाएंगे तो अधिशोषण की दर बढ़ेगी। तो टॉपिक डालेंगे आप अधिशोषक का सक्रियण और इसमें लिखेंगे अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता को, अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता को बढ़ाना, अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता को बढ़ाना अधिशोषक का सक्रियण कहलाता है। अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता को बढ़ाना अधिशोषक का सक्रियण कहलाता है। नीचे लिख जैसे जैसे अधिशोषक के पृष्ठ को खुरदरा करके, अधिशोषक के पृष्ठ को खुरदरा करके, दूसरा पॉइंट कॉमा लगा करके लिख लेना, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाकर, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाकर, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका बढ़ाएंगे? अधिशोषक का। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाकर तथा पहले से अधिशोषित गैसों को हटाकर, पहले से अधिशोषित गैसों को हटाकर। तो ये कारक थे अधिशोषण को प्रभावित करने वाले। जो 5 कारक थे, अपन ने 5 कारकों के बारे में देख लिया है, अधिशोषण के प्रकार देख लिए हैं इस क्लास में। अब जो आगे की क्लास होगी उसमें अधिशोषण का समतापी वक्र देखेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद में फिर अधिशोषण के अनुप्रयोग देखेंगे। तो इनको आप घर जा कर के अच्छे वो देख करके क्लास देख करके दोबारा से पढ़ेंगे। धन्यवाद।